Let's begin the next part of your chapter, which is capital asset pricing model, shortly CAPM model. Basically, it is the relationship between your undiversifiable or systematic risk and expected returns. अगर आप किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बैंक में अपने कोई अमाउंट डिपॉजिट करवा लेते हो फिक्स्ड अकाउंट खोल के, या फिर आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज कर लेते हो, तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हो, एक ऐसी कंपनी जिसका फ्यूचर अभी तक आपको नहीं कन्फर्म कि इसकी जो शेयर्स हैं उनकी प्राइस अप जाएगी या फिर नहीं, तो डेफिनेटली यू आर टेकिंग द रिस्क। तो उस रिस्क को लेने के बिहाफ पर आप कोई ना कोई जो है रिटर्न तो एक्सपेक्ट करोगे ही। ठीक है, उसका रिलेशन यहाँ पर हमने देखना है सिस्टमैटिक रिस्क के साथ। मैं आपको सिस्टमैटिक रिस्क पहले डिफाइन कर चुकी हूँ। सिस्टमैटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल रिस्क। जैसे कि आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आने के चांसेस होते हैं। वो चेंजेस जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है। और आपको ये मैंने चीज़ बताई थी कि हमारा जो रेलिवेंट रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क है। जो आपका डाइवर्सिफाइबल या फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है उसको हम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में इंक्रीज कर करके रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क अनअवॉइडेबल होता है, वही हमारा रेलिवेंट रिस्क कहलाता है। तो इस मॉडल में हमने इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशन देखना है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग जिसका आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता क्या है। हम बार बार कहते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें चाहिए। वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता क्या है और किस तरह से वो काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर आप बैंक में जो है वो जमा करवाते हो अपनी कोई भी अमाउंट, तो उसमें रिस्क जो है वो आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको जो रिटर्न रिसीव हो रहा होता है वो भी आपको मार्केट से मिनिमम मिल रहा होता है। मैक्सिमम जो आपको किसी भी बैंक से रिटर्न रिसीव हो सकता है वो 5% होगा। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कभी भी कोई भी बैंक आपको रिटर्न नहीं देता। ठीक है, लेकिन वही पैसा जो आपके पास आज है वो आज किसी कंपनी के शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कभी भी 5% रिटर्न पर जो है एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप रिटर्न भी हायर एक्सपेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप उस केस में कहते हो कि कम से कम मुझे जो रिटर्न है वो शेयर्स के बिहाफ पर 15% ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क भी तो है ना। वहाँ पर जब आप अपना पैसा जो है वो बैंक में जमा करवा रहे हो, वहाँ पर आपका रिस्क क्या है, ज़ीरो है। लेकिन अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिस्क जो है वो फैक्टर होता है। ठीक है, अगर हमेशा आपने याद रखनी है कि जो मार्केट रिस्क होता है वो हमेशा इक्वल टू वन होता है। ठीक है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। मार्केट रिस्क हमेशा वन के इक्वल होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपका रिस्क ज़ीरो से इंक्रीज होकर वन हो गया है, तो डेफिनेटली आप 1% नहीं होगा, बेसिकली ये एक मैयर है। तो आप वन से इंक्रीज किया है तो आपको अपना रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो गया आपका कि आपको 5% तो रिस्क के बगैर भी मिल रहा था। अगर आप रिस्क ना लेते तो आपको 5% तो मिल रहा था ना। लेकिन रिस्क लेने का आप एक्चुअल में कितना रिसीव करना चाहते हो, मतलब मैं एक्स्ट्रा रिस्क जितना ले रही हूँ उस पे मुझे कितना चाहिए, वो कितना होगा, वो आपको कितना मिल रहा है, 11%। बात की समझ आई कि आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आपको 11% रिटर्न भी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, क्योंकि 5% तो आपको वैसे ही मिल रहा था। आप 15 में से अगर 5 को लेस करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप जो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो उस पर आपको रिटर्न कितना एक्स्ट्रा चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हम अपने अगर मॉडल स्टार्ट करें तो मॉडल की कुछ अजम्पशन है। किसी भी सिक्योरिटी का जो रिस्क होता है या फिर रिटर्न होता है उसको कैलकुलेट करने के मल्टीपल मॉडल्स हैं। हमने सिर्फ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ना है क्योंकि ये इफेक्टिव मॉडल है। 1960 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन इस मॉडल की भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी एजम्पशंस की तरफ देखें तो पहली एजम्पशन ये होती है कि जिस भी मार्केट में आप अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर रहे हो वो एक परफेक्ट मार्केट है। गर्ल्स, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि परफेक्ट मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर प्राइसेस जो है वो
डिमांड और सप्लाई दोनों को देखकर फिर जो है वो बनाई जाती हैं, ठीक है। एक अगर ऐसी मार्केट को हम अज्यूम कर लेते हैं जहाँ पर आपकी एफिशिएंट वर्किंग हो रही है, इन्वेस्टर्स के पास इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है, वो मार्केट जहाँ पर आपका कंपटीशन होता है, ठीक है, जहाँ पर कंपटीशन अवेलेबल होगा, कोई भी जो है वो मोनोपोली नहीं होगी, उसको कहा जाता है परफेक्ट मार्केट, ठीक है। तो पहले अज्यूम किया जाएगा कि जहाँ पर भी आप अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर रहे हैं वो मार्केट एक परफेक्ट मार्केट है। दूसरी assumption ये होती है कि देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आपने अगर कोई भी ट्रेडिंग करनी है सिक्योरिटीज़ की, एक सेल कर रहा है, दूसरा पर्सन परचेज कर रहा है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, क्योंकि आपको पता है कि कंट्री में करेंसी की और जो आपके मनी की मूवमेंट है वो आपकी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मनी का ज़्यादा इशू करना अच्छा नहीं होता। तो वो फिर आपकी गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट आपके पास वो बना लेती है अपने मॉडल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए इस तरह की कोई भी। हमारी मार्केट जो है वो इतनी एफिशिएंट है कि इन्वेस्टमेंट भी आपको अलो करती है, ठीक है? ये भी एक हमारी असम्पशन है। और लास्ट असम्पशन हमारे पास आ जाती है कि इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा और इतने बड़े नहीं हैं कि वो कोई मोनोपोली क्रिएट कर सकें। मोनोपोली कहा जाता है कि जब कुछ लोग मिलकर प्राइसेस जो है वो इतनी हाई कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कंट्री में वो सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिनके पास वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिसको आप अजारादारी भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको कहा जाता है मोनोपोली, ठीक है। तो मोनोपोली नहीं है क्योंकि कंपटीशन की सिचुएशन है, ठीक है। ये आपकी कुछ अजम्पशंस हैं जो कि आप अपने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में अज्यूम करके रखते हो, ठीक है। सो गर्ल्स, अगर हम अपने अब मॉडल की तरफ आएँ, जो कि मॉडल आपके नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को आपस में लिंक करता है। जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो देयर आर 5 सेक्शंस इन दिस मॉडल। द फर्स्ट सेक्शन इज बीटा कोएफिशिएंट, ठीक है। बीटा कोएफिशिएंट बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है जिसको कहा जाता है मेजर ऑफ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, या फिर आपका जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसको कैलकुलेट करने का जो आपके पास एक मेथड होता है उसको कहा जाता है बीटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्वेशन ऑफ द मॉडल। हम इस मॉडल की एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके बाद हम चेंजेस देखेंगे, क्योंकि आपका जो मॉडल है उसकी इक्वेशन में 3 फैक्टर्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं इस मॉडल को कैलकुलेट करने के लिए। तो उनमें अगर वन बाय वन उनके वेरिएबल्स में चेंजेस लेकर आएँ तो किस तरह से हमारी प्राइस जो है वो चेंज होती है वो भी देखेंगे, एंड देन हम इस मॉडल पे कुछ कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बीटा कोएफिशिएंट से स्टार्ट करें तो बीटा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट बीटा हमेशा जो है, मार्केट बीटा या फिर बीटा ऑफ द मार्केट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बेसिकली बीटा जो है इसको हम अगर डिफाइन करें तो ये क्या है, मेथड टू कैलकुलेट रिस्क, मेथड टू कैलकुलेट सिस्टमैटिक रिस्क, या फिर जो आपका अनअवॉइडेबल या फिर नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है उसको कैलकुलेट करने की जो एक मैयर होती है उसको आप क्या कहते हो, बीटा। जैसे कि आप जो है कोई भी शुगर है उसको मैयर करने के लिए क्या कहते हो कि ये केजीज है, ठीक है, किलोग्राम का हम जो है वो मैयर या इंडेक्स यूज़ करते हैं। तो रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सी मैयर यूज़ करते हैं, बीटा, ठीक है। जैसे कि पानी को आप लीटर्स में मेजर करते हो, शुगर है, व्हीट है, उसको आप केजीज में मेजर करते हो, तो आप रिस्क को किस में मेजर करते हो, बीटा, ठीक है। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है उसको मेजर करने के लिए हम बीटा कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं, और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है अभी हम वो देखते हैं। अपने मॉडल के फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सो गर्ल्स, बीटा कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। बीटा जो है हम कैलकुलेट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स लाइन के थ्रू। करेक्टरिस्टिक्स लाइन का भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप अगर इस ग्राफ को देख सकते हो तो मैंने जो है 2 एक्सिस लिए हैं। एक है हमारे पास y एक्सिस, दूसरा है मेरे पास x एक्सिस। ये आप इस तरह से जैसे ग्राफ बनाते हो वैसे एक ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। y एक्सिस जो है आपके पास उसके ऊपर मैंने लिए हैं रिटर्न ऑन स्टॉक्स, और जो मेरे पास x एक्सिस है उन पर मैंने लिए हैं मार्केट रिटर्न्स, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो आप देख सकते हो ऊपर मैंने एक स्टॉक का, किसी भी कोई भी सिक्योरिटी आप ले लो उसका मैंने रिटर्न लिया है, एक एसेट का रिटर्न लिया है, और दूसरी साइड पर अगर मैं बात करूं तो मैंने मार्केट का रिटर्न लिया है, ठीक है। अब आप जो ये स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर की लाइन देख सकते हैं इसको कहा जाता है करेक्टरिस्टिक्स लाइन, ठीक है।
आप ये लाइन बनाते कैसे हो? सिंपल, ये जो लाइन है ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो रिटर्न्स हैं स्टॉक के और मार्केट के, उनमें कितना कोरिलेशन है। और ये जो ऊपर डॉट्स बनाए गए हैं बेसिकली ये रिस्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि डिफरेंट डॉट्स हैं आपके पास। जितने डॉट्स ज़्यादा नैरोअर होंगे उतना ही कोरिलेशन ज़्यादा होगा। बात की समझ आई? कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो आपके पास एक ग्राफ है उसमें जो डॉट्स बनाए गए हैं रिस्क के, वो नैरो हैं। ठीक है, पास पास हैं। ये जितना एक दूसरे के पास पास होंगे उतना ही कोरिलेशन इनमें ज़्यादा होगा। अगर आप इसको दूसरी साइड से देखो तो मैं अगर यहाँ पर आपके सामने डॉट्स बनाना स्टार्ट करूँ तो ये जो डॉट्स आप देख रहे हो पिछले वाले से बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। ऐसा ही है ना? अगर मैं इनका जो है वो अगर देखूं कि कितना जो है वो स्प्रेड कर रही हैं, तो ये नैरो नहीं है, ये वाइडली स्प्रेड है। उनका स्प्रेड सिर्फ इतना था, इनका स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगी कि हमारा स्प्रेड जो है वो हायर है, ठीक है, वाइड है। तो जितना वाइड स्प्रेड होगा उतना ही कोरिलेशन कम होगा। अब कोरिलेशन अगर हाई होता है इसका मतलब ये है कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। मतलब हम अगर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो हमारा रिस्क कम नहीं होगा। ठीक है, जितना ये वाला पोर्शन वाइड होता जाता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव कोरिलेशन होता है, जितना कोरिलेशन कम होता है, उतना ही हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, उतनी ही हमारी सिक्योरिटी जो है वो लेस रिस्की होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्लोप है, जहाँ पर आकर वो स्लोप में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? बीटा कहा जाता है। आप देख सकते हो, जहाँ पर ये स्लोप में कन्वर्ट हो गया, उसको कहा गया है बीटा। स्लोप राइज़ेज़ ओवर रन। यहाँ पर से ये ऊपर की तरफ राइज़ कर रहा है, जहाँ पर आपका रिस्क ऊपर की तरफ रन करने लग जाता है, वहाँ के स्लोप को हम बीटा कहते हैं। ये ग्राफिकली मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, ये जो आपकी ब्लू लाइन है, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन कहा जाता है। ये रिग्रेशन में यूज़ होती है, स्टैटिस्टिकल टर्म है करैक्टरिस्टिक्स लाइन, वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं आपके बीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ग्राफिकली तो हमने देख लिया कि जब करैक्टरिस्टिक्स लाइन का स्लोप जो है वो स्लैटेड होने लग जाता है, ज़्यादा स्पीडी होने लग जाता है, वहाँ से आप अपना बीटा क्या कर लेते हो? कैलकुलेट कर लेते हो। एक दूसरी डायग्राम दिखाती हूँ आपको। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि वाई एक्सिस पर आपके एक स्टॉक का रिटर्न लिया गया है और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर मैंने मार्केट रिटर्न लिया है। ठीक है, पूरी मार्केट का जो रिटर्न होता है जो कि आपका हिस्टोरिकली कैलकुलेट किया गया होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर तीन जो है वो ग्राफ्स देख रहे हो, तीन लाइंस देख रहे हो। अगर आप जो है डार्क ब्लू लाइन को देखो तो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है बीटा इक्वल्स टू 1। जब आपका मार्केट रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है तो वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अगर आपका स्टॉक का बीटा ग्रेटर आता है मतलब आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा स्टेडी स्टीपर बन जाता है। मतलब स्टीपर होने का मतलब होता है कि फिसलता ज़्यादा है। यहाँ पर अगर मार्केट का बीटा देखा जाए तो वो ऐसे है। जो ऊपर वाली आप लाइन देख रहे हो वो ज़्यादा स्टीपर है, ज़्यादा फिसल के नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका बीटा ग्रेटर देन 1 होता है, आपके इन्वेस्टर्स अग्रेसिव अप्रोच को यूज़ करते हैं। हायर रिस्क मतलब हायर रिटर्न। जितना बीटा ज़्यादा होगा उतना ही उनको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। मतलब आपके मार्केट पोर्टफोलियो में और आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उनमें जो है रिलेशन ज़्यादा है, कोरिलेशन ज़्यादा है। तो उस केस में ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जो नीचे आपके पास आ जाता है बीटा लेस देन 1, डिफेंसिव स्टॉक की बात होती है, तो वहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका जो है स्टीपर होने की बजाय वो थोड़ा-सा ज़्यादा जो है वो लेट गया है। ठीक है? मतलब इसमें चेंज कम आएगा। ठीक है? बीटा लेस देन 1 का मतलब है कि अगर मार्केट रिटर्न में 1% चेंज आता है, ठीक है? तो अगर आपका स्टॉक कोई एग्रेसिव स्टॉक है तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें जो चेंज आएगा वो +1 होगा। ठीक है? और अगर आपका मार्केट बीटा 1 है और आपका स्टॉक जो है वो डिफेंसिव स्टॉक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट पोर्टफोलियो के जो रिटर्न है उसमें अगर चेंज आएगा तो आपके स्टॉक में उसमें नेगेटिव चेंज आएगा। ठीक है? मतलब नेगेटिव कोरिलेटेड एंड पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है? इसको जब हम क्वेश्चंस में कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको बताऊंगी कि इसका क्या मीनिंग है और डिफेंसिव और जो आपके एग्रेसिव स्टॉक्स हैं उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, और हम बीटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी मार्केट का बीटा है इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, आपके स्टॉक के बीटाज आपको गिवन होते हैं। दूसरी साइड आ जाती है आपके पोर्टफोलियो की, क्योंकि हमेशा आपने किसी एक स्टॉक में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी करते हो। तो जब आपने पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना हो या फिर इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि आपने बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हो? समेशन
वेट्स मल्टीप्लाइड बाय बीटाज। एक एक सिक्योरिटी का अलग अलग आपको बीटा गिवन होता है, आप उस सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो में हर सिक्योरिटी के वेट को, जिसको हम प्रपोर्शन भी कहते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। क्वेश्चंस जब करेंगे तब आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करने के लिए। तो आपका जो मॉडल है उसका फर्स्ट पोर्शन तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पोर्शन या नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपकी कैपम इक्वेशन। जब हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इक्वेशन की बात करते हैं तो हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, अपना आर। आर मीन्स रिक्वायर्ड रिटर्न। इस मॉडल को यूज करके आपने जो कैलकुलेट करना होता है वो होता है आर बार आपका, जिसको आप कैपिटल आर बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और स्मॉल आर बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपने वो कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जब भी हमने कैपम मॉडल यूज करना है तो आप क्या कर रहे हो, अपना आर कैलकुलेट कर रहे हो, रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो। मॉडल का जो इक्वेशन है वो बेसिकली ये है आर एफ। रिकॉल योर चैप्टर नंबर 6, जहाँ पर मैंने आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क प्रीमियम और इन्फ्लेशन प्रीमियम के बारे में बताया था। अगर इस मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने वो एक इक्वेशन बना दूं, जब आप रिक्वायर्ड रिटर्न को कैलकुलेट करने लगते हो तो मैंने आपको बताया था कि आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हो। कैपम इक्वेशन से पहले हम अपने रिक्वायर्ड रिटर्न, जिसको मैंने R1 से वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आर स्टैरिक प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस रिस्क प्रीमियम। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इन दोनों को हम ऐड कर लें तो ये कहलाती है रिस्क फ्री। ऐसा ही है ना। और इसको मैंने कहा था कि ये आपका क्या है, रिस्क प्रीमियम है। ये आपके चैप्टर नंबर 6 में बॉन्ड वैल्यूएशन के बिल्कुल स्टार्ट पर मैंने आपको ये इक्वेशन करवाई थी। ठीक है, अब का कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी इस इक्वेशन पर बेस करता है। आपने कैलकुलेट करना होता है अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिक्वायर्ड रिटर्न R1, या फिर आप इसको सिंपल आर भी कह सकते हो। ठीक है, उसमें आपका जो इक्वेशन है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की वो होती है आर एफ। आर एफ मीन्स रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 में हमने इन दोनों को ऐड करके लिखा था। यहाँ पर मैं सिर्फ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लिख रही हूँ, उसमें आप लोग ऐड कर देते हो अपना रिस्क प्रीमियम। और यहाँ पर चूंकि हमारे पास पोर्टफोलियो रिस्क होता है, पोर्टफोलियो पूरे डिफरेंट एसेट्स का रिस्क होता है, इसलिए हम जो यहाँ पर मॉडल यूज़ करते हैं वहाँ पर हमने बीटा कोएफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई करना होता है। बीटा को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, ये होता है, ये मॉडल आपका कहलाता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो कि आप ये इक्वेशन यूज कर लेते हो अपने मॉडल में। इस इक्वेशन का नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इस मॉडल को यूज करके आपने अपना रिटर्न कैलकुलेट करना होता है। मैंने पूरे मॉडल को, पूरी इक्वेशन को जो है आपके सामने एलेबोरेट कर दिया है। ये आर आपका कहलाता है एक्सपेक्टेड या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आर एफ होता है हमारा रिस्क फ्री रिटर्न, जिसमें आपका नॉर्मल रिटर्न और इन्फ्लेशन प्रीमियम दोनों एडिड होते हैं। उसको हम ऐड कर देते हैं एक फैक्टर में। इस फैक्टर में आपने मार्केट रिटर्न में से अपने रिस्क फ्री रिटर्न को लेस करना होता है और मल्टीप्लाई कर देना होता है अपने बीटा कोएफिशिएंट के साथ। ये वाला मॉडल हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कहलाता है। यहाँ पर हम रिस्क प्रीमियम हिस्टोरिकल यूज करते हैं। चूंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाकी सब चीज़ें आपस में ऐड और लेस हो रही हैं, सिर्फ आर जो रिटर्न है वो, और जो बीटा जिसको हम मेजर ऑफ अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क कहते हैं, ये दोनों आपस में पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं, डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। मतलब जितना आपका बीटा ज़्यादा होगा उतना ही आपका रिटर्न भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये मॉडल आपको ये चीज़ बताता है, हमेशा आपने याद रखनी है, जितना बीटा ज़्यादा होगा किसी भी पोर्टफोलियो का या फिर एसेट का, उतना ही उसका रिटर्न भी क्या है आपका ज़्यादा आएगा। जितना बीटा कम होगा, द लोअर द बीटा द लोअर द रिक्वायर्ड रिटर्न, द हायर द बीटा द हायर द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये आपका मॉडल का सेकंड पोर्शन था, जब मैंने आपको बताया कि आप बीटा के बाद अपनी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की इक्वेशन देखते हो। इक्वेशन हमने देख ली जो कि आपके पास ये है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी जो है ग्राफिक लाइन के ऊपर। थर्ड सेक्शन है मॉडल का ग्राफ, जो हम बनाते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन ग्राफ, इसको कहा जाता है, एसएमएल ग्राफ कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
आप देख सकते हो कि वाई एक्सिस जो कि आपकी डिपेंडेंट लाइन होती है, वहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लिए हैं, और नीचे आपका सिस्टमैटिक रिस्क जिसको कि बीटा के साथ रिप्रेजेंट किया है मैंने। दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिस्टमैटिक रिस्क आपका अनअवॉइडेबल रिस्क है जिसको आप किसी भी सूरत अवॉइड नहीं कर सकते, और बीटा आपका एक मैयर है, एक इंडेक्स है जिसके थ्रू हम सिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस मॉडल में देखो तो सेंटर में मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया है। 1 इज इक्वल टू मार्केट बीटा, बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इसलिए मैंने सेंटर में उसको 1 से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर साइड पे कि आपका रिस्क फ्री, यहाँ पर जो आपको साइड पे नज़र आ रहा है, ये आपका आर एफ है और ये ऊपर आर एम है। आर एम स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑफ द मार्केट, और जो नीचे है आपका आर एफ, ये है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आप यहाँ पर इस ग्राफ से देख सकते हो कि यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो रिस्क फ्री रिटर्न की है। रिस्क फ्री रिटर्न गर्ल्स वो चीज़ है जो कि मैंने बिल्कुल इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताई थी कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लो, तो क्योंकि उस पर रिस्क क्या होता है, बिल्कुल ज़ीरो। आपको पता है कि आपकी जितनी अमाउंट है वो आपको रिसीव होनी ही होनी है, बिकॉज आपका रिटर्न ज़ीरो होता है, तो आप उसका जो रिस्क है वो बेसिकली ज़ीरो होता है। ठीक है, तो रिटर्न जो है वो आप क्या करते हो, बहुत कम माइनर से पे भी एक्सेप्ट कर लेते हो, जिसके मैंने आपको बताया था कि आप 5% पर ही क्या कर लोगे, उसको मान जाओगे कि मैं इतना लेने के लिए तैयार हूँ। तो वो उस केस में जब आपका रिस्क ज़ीरो होता है तब आप बहुत कम रिटर्न पर ही मान जाते हो। ये जहाँ पर आपका 5% है इसको कहा जाता है रिस्क फ्री रिटर्न, जो कि बिल्कुल ज़ीरो पर आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हो जो डॉटेड लाइन से नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी उसमें था 5%। दूसरा आ जाता है आपका रिस्क प्रीमियम, कि आप एक एक्स्ट्रा रिटर्न रिस्क जो है वो रिसीव कर रहे हो। अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाने की बजाय किसी कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, तो उस केस में आपका जो रिस्क है मार्केट रिस्क वो 1 हो जाता है। उस केस में आप कभी भी 5% रिस्क पर नहीं मानोगे, आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के साथ साथ एक एक्स्ट्रा रिटर्न भी चाहिए, ताकि आपके साथ जो है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो, तो एक्स्ट्रा रिटर्न विल बी इक्वल टू एक्स्ट्रा रिटर्न। आपको पता है कि रिटर्न एंड रिस्क का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही आप रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड करोगे। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, रिस्क प्रीमियम। रिस्क के इंक्रीज होने की वजह से आप देख सकते हो ये जो लाइन आपके सामने बनाई गई है, जैसे जैसे आपका रिस्क फ्री रेट से ज़्यादा जो है रिस्क इंक्रीज होता जाता है, आप रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हो। ठीक है, आप देख सकते हो ये नीचे रिस्क है ना, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर आप रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। रिस्क ज़्यादा हुआ, आपने रिटर्न भी क्या किया है, ज़्यादा डिमांड किया। तो ये सारे जो लाइंस आप बना रहे हो, जैसे भी आप ग्राफ बनाओगे तो आपके पास जो लाइन बन जाती है उस लाइन को कहा जाता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन, एसएमएल लाइन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, इस लाइन को जो है आप एसएमएल लाइन कहते हो, जो कि आपके ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। नीचे वाला पोर्शन आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का है, जो कि आप विदाउट एनी रिस्क 0% पर जो है वो रिटर्न डिमांड करते हो। दूसरा वो है कि जैसे ही आपका रिस्क इंक्रीज होगा, वो वैसे वैसे ही आपका क्या होता जाएगा, रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड करोगे। दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है मार्केट बीटा की। ये जो यहाँ पर पॉइंट है ना आपका, ये आपका बीटा का है। इससे ज़्यादा अमाउंट जितनी भी आप डिमांड करोगे उस पर ज़्यादा आपको रिस्क भी मिलेगा। ठीक है, ये हमारे मॉडल का तीसरा पोर्शन था, जिसमें हमने ये देख लिया कि हम किस तरह से सिक्योरिटी मार्केट लाइन बना लेते हैं और ग्राफ बना लेते हैं अपने मॉडल का। अब हम अपने मॉडल के फोर्थ पोर्शन की तरफ चलते हैं कि कैसे चेंज आता है इस एसएमएल लाइन में। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे मॉडल का शिफ्ट्स इन एसएमएल। जो आपने अपना मॉडल बनाया है, जो आपने ग्राफ बनाया होगा, उस ग्राफ में शिफ्ट्स आ सकते हैं। अब गर्ल्स आपको पता है कि आपका जो मॉडल है उसकी जो अगर मैं उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करूं, मॉडल की इक्वेशन है आपके पास कि आर विल बी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस मल्टीप्लाइड बाय बीटा, किसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, मार्केट रिटर्न में से लेस कर देते हैं रिस्क फ्री रिटर्न को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके सामने जो है ये जो आर एफ है इसको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो आपको पता है कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया है कि आर एफ इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम। ठीक है, ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो तो चेंज नहीं होता,
वो उतने का उतना ही रहता है। इन्फ्लेशन चेंज हो सकती है। आपको पता है कि आजकल का जो इरा है हमारा, उसमें कोई भी चीज़ जो है कभी भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, या फिर जो है वो किसी भी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो सकती है। जब आपकी इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होगा, उससे आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। उससे जब आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, ऑटोमैटिकली आपका ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसमें भी चेंजिंग्स आएँगे। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इन्फ्लेशन में चेंज आने की वजह से आपका चूँकि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चेंज होगा, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के चेंज होने की वजह से आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है और वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है? जितना आपका रिस्क चेंज होगा, जितना आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करेगी, जितना आपकी इन्फ्लेशन प्रीमियम में चेंज आएगा, उतना ही आपके रिटर्न में चेंज आएगा। इन दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इंक्रीज इन इन्फ्लेशन विल आल्सो इंक्रीज द रिटर्न इन एसएमएल। आपका जो इन्फ्लेशन प्रीमियम है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपका रिटर्न भी इंक्रीज होगा। ऑल्सो आपका ये जो एसएमएल कर्व आप बनाते हो वो भी शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है? ये था आपका शिफ्ट नंबर 1 कि इन्फ्लेशन में चेंज आ सकता है। दूसरा जो है वो आपका रिस्क अवर्जन चेंज है। ये 2 चेंजेस जो हैं, शिफ्ट्स जो हैं, वो आपके एसएमएल में आ सकते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लेशन में चेंज आने की वजह से आपका एसएमएल भी क्या है, चेंज हो जाता है। इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होगा। रिटर्न के ज़्यादा होने की वजह से आपका जो एसएमएल है वो भी अपवर्ड शिफ्ट जो है अपवर्ड उसकी मूवमेंट होगी। दूसरा चेंज आपका आ सकता है रिस्क अवर्जन में। बस मैंने आपको रिस्क अवर्जन बताया था कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कुछ डिफरेंट रिस्क प्रेफरेंसेस होती हैं, और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि आपके मोस्टली इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स होते हैं, यानी कि दे डिमांड हायर रिस्क हायर रिटर्न फॉर द हायर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की है तो वो ज़्यादा रिटर्न आपसे डिमांड कर रही होती है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बात याद रखने की ज़रूरत है, जितनी रिस्क अवर्जन यानी कि रिस्क आपका इंक्रीज़ होगा, उतना ही क्या होता है आपका रिटर्न, जो कि आपने अभी फार्मूला में देखा है, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि जो आप एसएमएल कर्व बनाते हो वो भी अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है उसकी। अब आपका रिस्क अवर्जन इंक्रीज़ होगी, आपके रिस्क अवर्जन में चेंज क्यों आएगा? यानी कि आपके इन्वेस्टर्स क्यों रिस्क अवर्स ज़्यादा हो जाएँगे? हो सकता है कि आपकी मार्केट जो है वो क्लैश कर रही है, आपकी सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस गिरती जा रही हैं, तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा जो है वो हो जाएँगे रिस्क अवर्स के, ज़्यादा जो है वो देखेंगे कि चेंजेस आ रहे हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो रिस्क अवर्जन इंक्रीज़ हो सकती है। ये चेंज आ सकता है, जैसे ही हमारी रिस्क अवर्जन इंक्रीज़ होती है वैसे ही हमारा रिटर्न इंक्रीज़ होगा, वैसे ही हमारा एसएमएल जो है वो अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है इसकी। यानी कि अगर हम इन दोनों चेंजेस को देखें तो चेंजेस इन इन्फ्लेशन एंड चेंजिंग इन रिस्क अवर्जन हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रिटर्न्स। यानी कि इन्फ्लेशन या फिर रिस्क इंक्रीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और जब आपका रिटर्न इंक्रीज़ होता है तो आपका एसएमएल जो कर्व है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, वो भी अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है उसकी, ठीक है? लास्ट सेक्शन आ जाता है आपके मॉडल का, सम कमेंट्स ऑन द कैपम मॉडल। कैपम मॉडल चूंकि डिफरेंट अजम्पशंस पर बेस करता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट मे नॉट बी अ परफेक्ट मेजर और टू कैलकुलेट द फ्यूचर वेरिएबिलिटीज ऑफ रिटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्टैंडर्ड एविएशन है वो रिस्क को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो वेरिएबिलिटीज़ को भी चेक करता है। वेरिएबिलिटीज़ वेरिएबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है कि जिस लिहाज से आपके रिटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं उनको भी कैलकुलेट करना। अगर ये तो आपकी रिस्क की कैलकुलेशंस थी ना कि रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपम मॉडल हम यूज़ करते हैं अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो आपका कैपम मॉडल है वो कभी कभी रिटर्न्स में वेरिएबिलिटीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाता, इसलिए हम इस मॉडल को बहुत ज़्यादा परफेक्ट कंसिडर नहीं करते। वैसे तो परफेक्ट वर्ड में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, लेकिन आपको पता है कि हमारी मार्केट्स हमेशा परफेक्ट मार्केट्स नहीं होती, ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा कंपटीशन ही हो, ठीक है। तो आपने देख लिया कि हमने जो स्टार्टिंग पे बात की थी कि हमारा कैपम मॉडल जो है वो इन 5 चीज़ों पर बेस करता है। सबसे पहले आप बीटा को समझते हो जो कि आपका सिस्टमैटिक या फिर नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है। फिर हम मॉडल की इक्वेशन को देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है।